आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 जो रहेगी वो सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि सोमवार यानी कि 28 दिसंबर की हमारी वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी सामाजिक विज्ञान से संबंधित, उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बाबर वगैरह के बारे में जो है उसमें पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारे अगले मुगल साम्राज्य के जो जहांगीर हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पर कुछ जानकारियाँ जो है वो एकत्रित करेंगे और देखेंगे कि उनके विजय अभियान कौन कौन से थे, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था और कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके लिए उनको हम भारतीय इतिहास में जानते हैं। तो शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। यहाँ पर आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि जहांगीर की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो शुरू करते हैं कि जहांगीर जो थे वो मुगल साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी थे और जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है कि अकबर के बाद जो मुगल साम्राज्य की बागडोर थी वो किसके हाथों में आई? वो आई जहांगीर के हाथों में और उन्होंने जो अकबर का सैन्य अभियान था उसी को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और जहांगीर के शासनकाल में ही जो है वो अमर सिंह ने उनकी सेवा जो है वो लेना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद जो जहांगीर ने अभियान चलाए जो कि सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए। तो जहांगीर के बाद जो सम्राट बने थे वो शाहजहां थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और उनके जीवन के जो अंतिम वर्ष थे उसी समय उन्होंने उनके खिलाफ जो था वो विद्रोह शुरू कर दिया था और उनको समय से पहले ही उनके पद से हटा दिया था। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया और जहांगीर को हम भारतीय इतिहास में किसके लिए जानते हैं? उनकी चित्रकला में, उनके इंटरेस्ट को लेकर के कि वो जो थे चित्रकला के बहुत बड़े प्रेमी थे और उनके समय में उन्होंने चित्रकला को बहुत अधिक अनुदान और बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से जहांगीर के काल को चित्रकला का एक अच्छा युग जो है वो माना जाता है। अब देखते हैं कि हमें आगे कौन सी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहांगीर की जो बेगम थी उनका नाम क्या था? मेहरुनिसा। और इन दोनों का निकाह जो हुआ था वो 1611 में हुआ था और उन्हें नूरजहां का खिताब मिला और जिनको आज हम नूरजहां के नाम से जानते हैं उन्हीं का नाम जो है वो मेहरुनिसा था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यंत वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही कि जो नूरजहां थी उनका सहयोग जो था वो जहांगीर के लिए बहुत ज़्यादा था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उनके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी तरफ यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो नूरजहां को इतना अधिक सम्मान देते थे कि उन्होंने उनके लिए सिक्के भी बनवाए जिनके एक तरफ जो थे खुद जहांगीर की तस्वीर होती थी और दूसरी तरफ जो है वो रानी के लिए उन्होंने एक वाक्य लिखा जिसमें लिखा गया था कि बेगम नूरजहां के नाम से इनको बनाया गया है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश या फिर फरमान है। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये जो बेगम नूरजहां हैं उनके द्वारा दिया गया कोई एक आदेश है, उसका चित्र हमें दिखाया गया है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। तो यहाँ पर जो मोहर दिखाई दे रही है इसमें वो बता रही हैं कि यह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? नूरजहां के द्वारा जारी किया गया है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस तरीके से यहाँ पर महिमा मंडन किया गया है नूरजहां का
कि किस तरीके से जहांगीर के शासनकाल में उनका दबदबा था और उनको एक महत्वपूर्ण स्थान जो था वो मिला हुआ था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां के बारे में। आगे देखते हैं हम खुर्रम के बारे में, जिनको हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने जहांगीर के बाद जो है वो मुग़ल सम्राट की उपाधि जो थी वो धारण की। तो ये देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है शाहजहां, ये उनकी तस्वीर देखिए। यहाँ हम देखते हैं कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुए। उसके बाद अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हारवी ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा जो है उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सिफाविदों के हाथ से चला गया। 1632 के अंत में अहमदनगर को मुगल के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। उसके बाद 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा जो था वो शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि 1658 तक तो शाहजहां ने शासन किया, लेकिन उसके बाद उनके पुत्र जो थे उनके बीच भी साम्राज्य को लेकर लड़ाई झगड़ा जो था वो शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और इसमें विजय किसकी हुई? उनके पुत्र औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। और औरंगजेब ने क्या किया कि उसने अपने 3 भाइयों, जिनमें दारा शिकोह भी शामिल था, उन सबको मौत के घाट उतार करके मुग़ल साम्राज्य की गद्दी जो थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब है कि शाहजहां के बाद मुग़ल सम्राट कौन बना? औरंगजेब जो है यहाँ पर मुग़ल सम्राट बन गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी जानकारी यहाँ पर देख ली। अब हम पूछते हैं आगे कि हमसे जो एक्टिविटी पूछी गई है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं कि मुग़ल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धि के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। इसमें बच्चों को करना क्या है कि उन्होंने उन सब इमारतों के बारे में लिखना है जो कि शाहजहां ने बनवाई हैं, और ये जानकारी आप गूगल से भी एकत्रित कर सकते हैं और अपनी कॉपी में फिर उस जानकारी को लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी जो दी गई है बच्चों के लिए वो है, मान लीजिए आप एक मुग़ल सम्राट हैं, उत्तराधिकार से होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय लिखिए। कि जिस तरीके से हमने देखा कि मुग़ल साम्राज्य में एक दूसरे से शासन लेने के लिए वो एक दूसरे की हत्याएं करते हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर होते तो आप उन झगड़ों का निपटारा या फिर उनको किस तरीके से रोकते, ये आपको खुद से करना है। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, और सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है कि शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि हम चलते हैं शाहजहां की तरफ और देख लेते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है हम ये चारों अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर लिख देंगे, और इससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि शाहजहां के विजय अभियान कहाँ से कहाँ तक चले थे। दूसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें इन्होंने कहा है कि आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो ये आपको देख लीजिए कि हमने देखा है कि नूरजहां जो है वो एक साम्राज्ञी थी, सम्राट की वो पत्नी थी, इसीलिए उनका जीवन जो था वो काफ़ी सुविधाजनक रहा होगा। लेकिन जो दूसरी महिलाएं होंगी शायद उनके लिए जीवन जो है वो उतना सुखदायक नहीं रहा होगा जितना कि नूरजहां के लिए रहा था। अब हम चलते हैं कि सत्य और असत्य बताए। यहाँ पर हमें कुछ 2 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनमें कौन सा सच है और कौन सा गलत है। जो सच रहेगा उसके सामने सत्य लिखेंगे और जो गलत रहेगा उसके सामने असत्य लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला वाक्य जो हमें से पूछा गया है कि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे बताया गया है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां जो है वो जहांगीर से उन्होंने विवाह किया था और वो शाहजहां की नहीं जबकि जहांगीर की पत्नी थी। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो पहला वाक्य हमारा कैसा रहेगा? असत्य रहेगा।
क्योंकि नूरजहाँ जो है वो किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। दूसरा जो वाक्य हमसे बोला गया है वो है कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा था कि औरंगजेब जो है वो किसका पुत्र है? औरंगजेब जो है वो शाहजहाँ का पुत्र है, ना कि जहांगीर का। जहांगीर के पुत्र कौन हैं? शाहजहाँ हैं, और शाहजहाँ के पुत्र हैं औरंगजेब। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि औरंगजेब किसके पुत्र थे? औरंगजेब जो है वो शाहजहाँ के पुत्र थे, वो जहांगीर के पुत्र नहीं थे। तो ये वाक्य भी हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों वाक्य हमारे असत्य हैं। और यहीं पर हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अंत में हमें दिया है कोविड के विरुद्ध एक संदेश, जिसके अनुसार हमें हमेशा मास्क पहनकर रखना चाहिए। और आगे इसी तरीके से समय पर सारी वर्कशीट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप टच कर लीजिए, ताकि समय पर आप